हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम हेबरमास को पढ़ने वाले हैं। हेबरमास जर्मनी के फिलोसोफर थे। 1929 में इनका जन्म होता है और इनका पूरा नाम था जर्गन हेबरमास। न्यू मार्क्सिस्ट के रूप में ये पहचाने जाते हैं। इनका जो संबंध है वो एक तरह से दो चीज़ों से है। एक तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से इनका कनेक्शन रहा है और फ्रैंकफर्ट स्कूल में ही डेवलप जो क्रिटिकल थ्योरी थी उसके ये एक यूँ कहूँ कि महान सिद्धांतकार कहे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं। ठीक है, तो हम फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल थ्योरी इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल वो है, जर्मनी में ये फ्रैंकफर्ट स्कूल है। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक तरह से समान आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों का एक ग्रुप है, ये मान लो आप, जिसमें किस तरह की बात की जाती है, किन विचारधाराओं को फॉलो किया जाता है। तो भाई साहब, सीधी सी बात यह है कि उसमें कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो संघर्ष से संबंधित सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, उनको फॉलो किया जाता है, उनको समझा जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। डेवलप करने का सेंस, जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे वो उस समकालीन समाज के लिए उपयुक्त थे। बट जो सोसाइटी अभी आ गई है, जो समाज परिवर्तन हुआ है, उसमें उनके सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं हो सकते हैं। जैसे उस दौरान उन्होंने कहा था कि दो वर्ग होंगे और दोनों वर्गों के बीच में क्रांति होगी और उसके बाद में परिवर्तन आएगा, नए समाज का विकास, नया समाज बनेगा। ठीक है, बट ये तो आज के टाइम में नहीं है पॉसिबल, बिकॉज यहाँ दो वर्ग है ही नहीं, यहाँ तो तीन वर्ग है। कई लोगों ने चार वर्ग बताए। भाई मध्यम वर्ग भी आ गया है, दो वर्ग है ही नहीं, तो क्रांति की संभावना ही खत्म हो गई है। तो ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, ये क्या करता है, ये बताता है कि कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है उनको मतलब एक तरह से मॉडिफाइड करता रहता है, बताता रहता है कि ये किस तरह से आज के ज़माने में भी उनको चेंज करके किस तरह से रिसेट किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल किन को फॉलो करता है? जो संघर्ष से संबंधित सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिए थे उनको ये फॉलो करता है। एज इट इज़ फॉलो करता है? नहीं, एज इट इज़ फॉलो नहीं करता है। उनको उस फॉर्म में फॉलो करता है जिस फॉर्म में आज के समाज में चीज़ें बदल रही है। ठीक है, दूसरी बात, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है उसमें जो डेवलप एक थ्योरी है वो, उसको हम समझ लेते हैं, वो है क्रिटिकल थ्योरी। कई तरह की थ्योरीज डेवलप है उसमें, एक थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी। एक क्रिटिकल थ्योरी का मतलब ये है समालोचना। ठीक है, समालोचना से संबंधित सिद्धांत। क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है? क्रिटिकल थ्योरी सीधी सीधी ये कहती है कि जो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से संबंधित जो सिद्धांत है उनके निर्माण में फिलोसफी के मेथड्स हैं उनका यूज किया जाए। समझ गए क्रिटिकल थ्योरी क्या कहना चाहती है? क्रिटिकल थ्योरी कहना चाहती है सामाजिक विज्ञान में जो सिद्धांत निर्माण किया जा रहा है उनमें फिलोसफी से के जो मेथड्स है, फिलोसफी के, दर्शन शास्त्र के, उनको शामिल किया जाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, ये क्योंकि समालोचना सिद्धांत जो क्रिटिकल थ्योरी है ये मान के चलता है कि उसकी परिस्थिति से मुक्त करने की चेष्टा है, मतलब मानव को उन परिस्थितियों से मुक्त करने की चेष्टा है जिसमें अपने आप को फंसा हुआ पाता है। फंसा हुआ पाता है इसका मतलब वो संघर्षशील है। ठीक है, वो भी संघर्ष में ही है, संघर्ष हो रहा है उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में। तो क्रिटिकल थ्योरी दो बातों पे फोकस करती है। पहली बात, जिन परिस्थितियों में वो फंसा हुआ है उनसे मुक्त करने का प्रयास करती है। और प्रयास किस तरह, किन चीज़ों के माध्यम से करती है? वो कहती है उन सिद्धांतों का निर्माण किया जाए जिनसे कि वो मुक्त हो सके। और कैसे किया जाएगा वो? क्रिटिकल थ्योरी हमें सजेस्ट करती है कि फिलोसोफिकल जो मेथड्स हैं जिनसे सिद्धांत निर्माण होता है उनका यूज यहाँ पे भी किया जाए। ठीक है, तो दो बातें हमने समझ ली। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में है और इसकी जो शुरुआत है, अगर इसको समझे हम, इसकी शुरुआत किसने करी थी वो मैंने लिखा भी है। While critical theory is most associated with the Frankfurt School, beginning with the Horkheimer and Adorno। तो दो चीज़ें याद रखनी है, होरखाइमर ने इसकी शुरुआत करी, अडोर्नो इससे संबंधित रहे हैं, और एंड कहाँ होता है इसका? हर्बर्ट मार्क्यूस और हेबरमास के साथ। मतलब एंड का मतलब अभी भी इस पे काम तो चल ही रहा है, बट हेबरमास वो सिद्धांतकार थे, वो एक तरह से फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्रिटिकल थ्योरी को एक ऑप्टिमम लेवल पर लेकर गए, उसको और अच्छे से डेवलप कर दिया। ठीक है,
अब इनको इनसे ने जो सिद्धांत दिए वो एक बार समझ लेते हैं। वैसे हेबरमास को हम ज़्यादातर कम्युनिकेटिव जो एक्शंस है उसके लिए जानते हैं, बट इनके जो सिद्धांतों को उनको हम ढंग से समझेंगे। कई तरह की बातें इन्होंने कही है। जैसे इन्होंने कुछ बातें कही थी पूंजीवाद के संदर्भ में ज्ञान की भूमिका, मतलब ये ज्ञान जो है ना, नॉलेज, उसकी बात करते हैं। और नॉलेज भी इस तरह का चाहते हैं कि कैसा भी नॉलेज नहीं चलेगा, नॉलेज रेशनल होना चाहिए। अगर रेशनल होगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। एक्चुअल में इन्होंने आधुनिक समाज की जो विशेषता बताई थी वो भी इन्होंने नॉलेज को बताया था। लेकिन नॉलेज जिस फॉर्म में बताया जा रहा है, जिस फॉर्म में लिया जा रहा है, हर नॉलेज को ये आधुनिक समाज की विशेषता नहीं मानते। ये एक तरह से अच्छे आधुनिकता, अब अच्छा उत्तराधुनिकता, उनकी बात करते हैं। ठीक है। पहला जो इनका सिद्धांत था, जो इन्होंने पूंजीवाद मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसके संदर्भ में दिया था, एक इन्होंने दिया था कम्युनिकेटिव एक्शन। कम्युनिकेटिव एक्शन बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। जब व्यक्ति ग्रुप गोल को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब उसका व्यवहार लोगों के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग युक्त होता है। आप खुद इस बात को समझो, आप अपने लाइफ में भी चीज़ों को देखना। जब आप कुछ इस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें जो बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है, लाइक जैसे आज आप एक अपने परिवार को ले लीजिए। अगर आप परिवार को डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आपका जो एक्शन होगा ना वो किस तरह होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला। आप एक की बात दूसरा समझेगा। अगर हमारा जो ग्रुप गोल को डेवलप करने वाला व्यवहार नहीं होगा तो एक की टांग दूसरी खींचता है। परिवारों में भी ये सब चल रहा है, समाज में ये सब चल रहा है, जहाँ ऑफिस है वहाँ ये सब चल रहा है। ठीक है। तो कम्युनिकेटिव एक्शन एक्शन किसको कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा व्यक्ति ग्रुप गोल को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब उसका व्यवहार लोगों के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग युक्त होता है, एक दूसरे को समझने वाला होता है। दूसरा इन्होंने बात करिए स्ट्रेटजिक सोशल एक्शन की। स्ट्रेटजिक सोशल एक्शन में क्या होता है, व्यक्ति पर्सनल गोल को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब उसका व्यवहार लोगों के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग युक्त नहीं होता है। जब कहते हैं ना, व्यक्ति के खुद के अपने लक्ष्य होते हैं, खुद के अपने सपने होते हैं, कुछ करना होता है, किसी एग्ज़ाम को पास करना होता है, ठीक है, तब व्यक्ति क्या करेगा, अपने पर्सनल गोल को पूरा करने के लिए वो लोगों का ध्यान नहीं रखेगा, वो अपने आप को महत्व देगा। एक्शन इस तरह के रखेगा कि लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। वो वही काम करेगा जिससे उसका जो गोल है वो पूरा हो जाए, उसको पा ले वो। ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेटजिक, इसमें उसने स्ट्रेटजी बनाई। एक बात करता है उस सिस्टम और लाइफ वर्ड की बात हालांकि कई लोगों ने करी है। ठीक है। इसको हम थोड़ा समझेंगे ढंग से। सिस्टम किस बात को कहा है उन्होंने, लाइफ वर्ड किसको कहा है, क्योंकि लाइफ वर्ड तो ऐसा था कि पहले भी, इनसे पहले भी लोगों ने कहा है इसके बारे में। ठीक है। अब ये सिस्टम किसको मानते हैं, सिस्टम ये इस बात को मानते हैं ये प्री डिसाइडेड सिचुएशन है। प्री डिसाइडेड सिचुएशन का मतलब यहाँ के नॉर्म्स लोगों द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं, जैसे मार्केट या ब्यूरोक्रेसी। इसको फिर एग्जांपल से समझते हैं। आप कहीं ऑफिस में जाते हो, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जाकर वहाँ की चीज़ों को एकदम से बदल दिया। आप एक प्री डिसाइडेड सिचुएशन में जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी प्री डिसाइडेड कंडीशंस है, वहाँ पर वहाँ के कुछ नियम है, ब्यूरोक्रेसी के अपने कुछ नियम है। ठीक है। वो कई लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हैं, तो इसको उन्होंने सिस्टम कहा है। समझ गए? तो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये इन्होंने दिया था हेबरमास में। अब बात आती है लाइफ वर्ड की। लाइफ वर्ड किसको कहा है इन्होंने? देखो, लाइफ वर्ड की अवधारणा हम हसरल से मानते हैं। हसरल कौन? हसरल वही जिन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल के फाउंडर रहे हैं, प्रघटना शास्त्र के फाउंडर रहे हैं। और इसको बढ़ाने का जो श्रेय है, एक्चुअल में हसरल ने जो डेवलप किया था वो यूरोप में किया था। इसको लेकर आए अमेरिका में, कौन? अल्फ्रेड शूट्स। और अल्फ्रेड शूट्स ना केवल अमेरिका में लेकर आए बल्कि इसको सोशियोलॉजी में लेकर आए ये। ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद ये हसल जो है ना ये भी अमेरिका नहीं थे, ये अमेरिका में डेवलप हुआ था। ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अल्फ्रेड शूट्स को जाता है। तो जीवन जगत की अवधारणा क्या है? हसल मानते हैं कि मनुष्य जीवन जगत में अपने दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप करता है। जीवन जगत का अर्थ मानक, मूल्य, सांस्कृतिक प्रतिमान तथा व्यवसाय है जो दुनिया में प्रचलित है। लोग विवाह करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, व्यवसाय करके आर्थिक क्रियाएं करते हैं। ये सब जीवन जगत है। ठीक है। जो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में जो देख रहे हैं, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, नो जॉब करना हुआ, घर में परिवारों के साथ रहना हुआ,
ठीक है, कई सारे जो हम फंक्शंस करते हैं वो सब क्या है, वो जीवन जगत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जीवन जगत की चार दीवारी में ही बंधा रहता है। हसल कहते हैं कि अगर समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा पाना है तो जीवन जगत वर्ल्ड को स्वीकृत जाल से निकलकर वास्तविक खोज करनी चाहिए। मतलब ये है, एक तरह से जो हसल कहते हैं कि सोशियोलॉजी का जो सिद्धांत निर्माण का जो काम है ना, वो अच्छे से डेवलप तब होगा जब ऑलरेडी जो प्री डिसाइडेड सब कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, उसको फॉलो मत करो। वो कहते हैं ना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। मतलब ये है कि जगत ये मिथ्या है, जो दिख रहा है वो सब मिथ्या है। तुम कुछ अपना डेवलप करो, कुछ अपनी तरीके से चीज़ों को डेवलप करो। अगर तुम इसी को फॉलो करने लग गए तो तुम प्री डिसाइडेड जो कंडीशन है ना, सिर्फ इसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो। अल्फ्रेड शुट्ज़ क्या कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज़ का कहना है कि जीवन जगत के बारे में जो कुछ हमारी जानकारी है वह हमारे ज्ञान के भंडार के अंग है। ये ज्ञान का भंडार जो मनुष्य व्यक्ति के मस्तिष्क में है, सामाजिकरण द्वारा प्राप्त होता है। इसी को इन्होंने, देखो जीवन जगत को तो इन्होंने माना ही माना था, इसके साथ ही इन्होंने एक नया और वर्ड दे दिया था, वो था ज्ञान के भंडार। ज्ञान के भंडार कह लो, जीवन जगत कह लो, भाई जीवन जगत के बारे में जो बातें हम अपने दिमाग में रखते हैं ना, वो सब ज्ञान के भंडार के अंग है। और वो हमें कहाँ से मिलता है? सोशलाइजेशन से, परिवार से, स्कूल से, इन सब से तो मिल रहा है। हमें कहाँ से सीख रहे हैं? समाज से सीख रहे हैं। ठीक है, अब हैबरमा क्या बोलते हैं इसके बारे में? किसके बारे में? जीवन जगत के बारे में, लाइफ वर्ल्ड के बारे में। हैबरमास का कहना है कि लाइफ वर्ल्ड वह जगह है जहाँ व्यक्ति अपनी लाइफ बिताता है। इसमें व्यक्ति जीवन जीना सीखता है। एग्जाम्पल माना है इन्होंने फैमिली को। हैबरमास का कहना है कि जीवन जगत की कीमत पर अर्थव्यवस्था को संपूर्ण समाज पर प्रभुत्व जमाने वाली विद्या मान लिया गया है। मतलब ये है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने हमें समझाया कि इकोनॉमी है ना, यही सब कुछ है। इकोनॉमी से ही सब कुछ डिसाइड होता है। और ये हमने सीखा कहाँ से? हमने अपने साहित्य से सीखा। हमारे परिवार वालों ने भी यही बताया कि कमाओ, तुम पढ़ाई भी इस तरह से करो कि अच्छे से सैलरी मिले। जब सोसाइटी हमें जिस चीज़ के लिए बोलती है, हम वही करने लग जाते हैं। तो लाइफ वर्ड से बाहर निकलने की जो बात है, वो हैबरमास भी कहते हैं। अच्छा, क्राइसिस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इन्होंने 4 तरह के क्राइसिस की बात करी है। ठीक है, उसको भी हम समझते हैं। इन्होंने बताया कि जो देखो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के फॉलोअर रहे हैं, इनका मानना है कैपिटलिस्ट सोसाइटी ठीक है, ये होनी चाहिए। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं कि इन्होंने एक विडंबना बताई कि ये इस जो सोसाइटी है ना, इसकी विडंबना रहेगी। पहला क्या रहेगा? लेजिटिमेशन क्राइसिस। लेजिटिमेशन क्राइसिस मतलब जनता का भरोसा जो इंस्टीट्यूशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप है, उससे कम हो जाता है। इसमें लेजिटिमेशन क्राइसिस आता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिवली वर्किंग नहीं कर पाते। भाई जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन जनता के लिए बने हुए हैं, अगर हमारा उन पर भरोसा नहीं होगा तो फिर वो अच्छे से काम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, और वो भरोसा क्यों टूटता है? बिकॉज ये सिचुएशन ही है। मतलब ये कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है ना, ये इसका एक तरह से ये मान लो, ये इसकी विडंबना है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आज आप देखते हो पुलिस के पास कंप्लेन करने से हम क्यों कतरा रहे हैं? हमें लगता है यार वहाँ जाके कौन सा हमें न्याय मिल ही जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ये लेजिटिमेशन क्राइसिस है। दूसरी बात करी उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस की। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट का नियंत्रण मार्केट पर नहीं होता है। भाई कैपिटलिज्म में क्या होता है? अहस्तक्षेप लेजस फेयर की नीति अपनाई जाती है। ठीक है, उसमें ये होता है, ये गवर्नमेंट मार्केट पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रखती, जिससे जनता हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस का चांस बना रहता है। इसे बचने के लिए राज्यों को हमेशा अपना रोल अदा करता रहना होगा। इसको मैं शेयर मार्केट समझाने की कोशिश करता हूँ। शेयर मार्केट में क्या होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल लगभग नहीं के बराबर है उसमें, एक तरह से तो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? कोई भी कंपनीज आती है और कब डूब जाती है कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसके लिए राज्य ने अपना रोल अदा करना शुरू करा। क्या करा उसने सेबी का गठन किया। अब सेबी क्या करती है? जो कंपनीज है ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती है, उनका बैकग्राउंड चेक करती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन चेक करती है और कोशिश करती है कि जो लिस्टेड कंपनी वो बनाएगी, जो सेंसेस में, उनको इस तरह से बनाएगी कि वो लोगों के साथ फ्रॉड ना कर सके। लोगों की इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, मतलब ऐसा ना करे कि लोग गलत तरीके से फंस जाए, गलत कंपनी में फंस जाए, तो रेगुलेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तीसरा है रेशनल क्राइसिस। एक हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस, अब होगा रेशनल क्राइसिस। भाई रेशनल क्राइसिस में क्या है? तार्किकता क्या है? क्या होना चाहिए कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में? ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, लेकिन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? रेशनल क्राइसिस डेवलप हो रहा है। मतलब होना तो नहीं चाहिए था, बट कर रहे हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट का नियंत्रण बाजार पर नहीं होता है, जिससे जनता के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस का चांस बना रहता है। इसी संकट की संभावना के कारण गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, मतलब इंटरफेयर होने लग गया। तो ये क्या है, ये रेशनल क्राइसिस। चौथा हम देखते हैं, वो होगा मोटिवेशनल क्राइसिस। जब प्राइमरी इंस्टीट्यूशन तथा सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन सोशलाइजेशन करने में असफल हो जाएंगे, तब मोटिवेशनल क्राइसिस संकट आएंगे, जिसमें वर्क एथिक्स डेवलप नहीं होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मोटिवेशनल क्राइसिस में क्या होता है, परिवार होते हैं, जैसे परिवारों में बच्चे पालन पोषण होता था, तब ये होता था कि फीमेल जो है वो घर का काम कर लेते थे और मेल जो है बाहर का इकोनॉमी से रिलेटेड जो काम थे वो कर लेते थे। बच्चों का पालन पोषण वुमन अच्छे से कर लेती थी। बट आज के टाइम में दोनों वर्किंग हो गए, बच्चे कौन देख रहा है, बच्चे क्रीच में जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एथिक्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह के जो क्राइसिस आए हैं, ये किस वजह से आए हैं, मतलब क्यों आए, ये आए पूंजीवादी सोसाइटी, जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये इसके एक तरह से क्राइसिस है। ठीक है, अब कुछ बातें जो हीगल जिन विचारों को फॉलो करते हैं, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे मॉडर्न सोसाइटी, इसकी शुरुआत जो मानते हैं ना, ये हीगल से मानते हैं। ठीक है, इस पर काफ़ी विरोध भी रहा, बट हमें ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हैबरमास के अनुसार मॉडर्न सोसाइटी या जो आधुनिक समाज है, इसकी शुरुआत कब किन से मानी जाती है। तो इनका आंसर होगा हीगल से, जिसकी अन्य समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी को उन्होंने वुंडेड सोसाइटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछा नहीं गया इसके बारे में, आहत समाज का है, बट आप इसको याद रखना। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म के ये घनघोर आलोचक रहे, सपोर्ट नहीं करते पोस्ट मॉडर्निज्म को, दक्यानुसी प्रजातंत्र के विरोधी रहे और पूंजीवाद के समर्थक रहे। देखा आपने, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की इन्होंने आलोचना की है, बट ये फिर भी पूंजीवाद के समर्थक रहे हैं। न्यू मार्क्सिस्ट रहे हैं। ठीक है, न्यू मार्क्सिस्ट हैं, इसके लिए तो हम इनको पढ़ ही रहे हैं। न्यू मार्क्सिस्ट थे। अब किन आधार पर इनको हम न्यू मार्क्सिस्ट कहेंगे, क्या इन्होंने काम किया जिससे हम इनको न्यू मार्क्सिस्ट माने, उनको देख लेते हैं। ये देखो, इन्होंने मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था ना, लेबर और प्रोडक्शन, उसके लिए कहा कि ये अनेबल टू अंडरस्टैंड कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ, लोगों की कल्चर और जो पॉलिटिकल लाइफ है ना, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ, उसको समझने में ये सिद्धांत फेल है। मतलब उसने क्या कहा था, लेबर और प्रोडक्शन में हैव और हैव नोट के बारे में बोला था। उसके अलावा उन्होंने ये बताया था कि जो अर्थव्यवस्था है वो ही डिसाइडेड फैक्टर है, वो ही सब चीज़ को डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बोला कि व्यक्ति तो कुछ है ही नहीं क्या, फिर उसकी कल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला कि इन एडवांस सोसाइटी द वे ऑफ ऑब्सेशन, मतलब दमन के तरीके हैव चेंज, अब उनकी मतलब वंचितता आर्थिक न होकर मनोवैज्ञानिक और एथनिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पुरानी सोसाइटी में उन्होंने बोला था, जब कार्ल मार्क्स का जो टाइम था उसमें उन्होंने बताया था कि जो दमन के तरीके थे उसमें क्या तरीका था, दो वर्ग थे, हैव और हैव नोट। जो हैव था वो हैव नोट पर का शोषण करता है। शोषण किस आधार पर करता है, जैसे कार्य के जो घंटे थे वो बढ़ा देता है। ठीक है, जिसमें उनके एलिएशन वाला जो था, अलगाववाद डेवलप हो रहा था। ठीक है, और लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट अब उन्होंने कहा है कि देखो, जो शोषण का जो आधार था, जो दमन का तरीका था, वो तो काफ़ी बदल गया, सोसाइटी बदल गई। तो आधार जो है ना, वो आर्थिक नहीं है आज के टाइम, आर्थिक नहीं है, और कौन सा हो गया, मनोवैज्ञानिक और एथनिक, मेंटली लोगों को परेशान किया जा रहा है आज के टाइम में। आर्थिक तो क्या है, एक जो आज के टाइम में जो रेहड़ी पे काम करने वाला या चाय की दुकान लगाने वाला, इनके पास भी अच्छा पैसा हो गया है। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया इसका आधार, जो सोवियत रशिया हैज़ फेल्ड मार्क्सिज्म। 1991 में जब ये यूएसआर हुआ, तब देखा जाए तो क्या है, ये मार्क्सिज्म तो ये फेल है यहाँ पर तो। ठीक है, मार्क्स हैज़ टोटली नेग्लेक्टेड सुपर स्ट्रक्चर, इसने सुपर स्ट्रक्चर को टोटली इग्नोर कर दिया। मतलब दो तरह के स्ट्रक्चर बताए इन्होंने, एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। इसने बेसिक स्ट्रक्चर किसको बोला, इकोनॉमी को, और सुपर स्ट्रक्चर बोला फैमिली, गवर्नमेंट, ठीक है, लॉ, अथॉरिटी, इन सबको बोला। इसने बोला कि ये इकोनॉमी ही सब कुछ डिसाइड करती है, इकोनॉमी ही इन चीज़ों को डिसाइड करती है, सुपर स्ट्रक्चर को। बट ये तो नेग्लिजेंसी हो गई ना इस चीज़ की, ये अपने आप में भी काफ़ी पावरफुल है। इकोनॉमी को ही इन्होंने इतना पावरफुल मान लिया कि वो सबको डिसाइड करने लग गई, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इस आधार पे भी इन्होंने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया है और अपना न्यू मार्क्सिज्म से संबंधित जो विचारधारा है वो दी है। आगे देखते हैं।
अब हेबरमास पे किन किन चीज़ों का प्रभाव रहा, किन किन लोगों का प्रभाव रहा, वो हम देखते हैं। वेबर का जो रेशनल जो थॉट्स थे ना, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। और इन्होंने बोला कि व्यक्ति के ज्ञान के उत्पादन में रेशनल एक्शन का बहुत योगदान होता है। देखो, ज्ञान की बात तो ये हमेशा से करते आए हैं, और ये कहते हैं ज्ञान, अगर ठीक ज्ञान होगा ना, तार्किक ज्ञान होगा, तो उससे क्या होगा, उससे समाज सही दिशा में और सही वे में रहेगा। ठीक है। अब वेबर ने 4 तरह की सामाजिक क्रियाएं बताई थी। ठीक है। वर्ड रेशनल, ज्वेक रेशनल, इमोशनल और ट्रेडिशनल, ये 4 तरह की क्रियाएं बताई थी। तो ये वर्ड रेशनल है ना, बौद्धिक तार्किक क्रिया, इसको ये इससे प्रभावित है, फर्स्ट वाली से। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किससे, कौन सी सामाजिक क्रिया से हेबरमास, वेबर की कौन सी सामाजिक क्रिया से हेबरमास प्रभावित है, तो वर्ड रेशनल से प्रभावित है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि तर्क के आधार पे आदमी, जैसे मान लो कोई आईएएस बनना चाहता है, आईएएस बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर मेहनत करना पड़ेगा, तो सामाजिक उसके लिए क्रिया क्या हो गई, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करी उसने, और अंत में उसने अपने गोल को प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है, वर्ड रेशनल है। ठीक है, ये सामाजिक क्रिया वर्ड रेशनल हो गया। फ्राइड के मनोविश्लेषण से भी हेबरमास प्रभावित थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्या फ्राइड से प्रभावित थे हेबरमास, तो हाँ, इनके मनोविश्लेषण से प्रभावित थे। एक इनका था भाषा का प्रयोग। ठीक है, भाषा के प्रयोग को ये महत्व देते थे। भाषा का प्रयोग से मतलब ये है कि एक्चुअल में भाषा का प्रयोग जो शुरुआत होती है, ये होती है फिलोसफी से। फिलोसोफर्स ग्रामर को इम्पोर्टेंस देते हैं। ग्रामर का मतलब कोई वर्ड है, उसको तोड़ के देखते हैं, उस वर्ड को तोड़ के देखते हैं, उसके मीनिंग्स के रियल मीनिंग्स को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हेबरमास कहते हैं कि सैद्धांतिक निर्माण अगर हम सोशियोलॉजी में करना चाहते हैं, तो हमें भाषा के प्रयोग को, भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब लिंग्विस्टिक अप्रोच से हम उसको समझ सकते हैं। वो लिंग्विस्टिक अप्रोच रखते थे, और ये लिंग्विस्टिक अप्रोच उन्होंने कहाँ से ली थी, नोम चोम्स्की से। ठीक है, ये नोम चोम्स्की से खासा प्रभावित थे। एक था इनका रैशनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन। इसको समझने के लिए ना 2 तरह के एक्शन बताए इन्होंने। एक बताया रैशनल पर्पजिव एक्शन, एक बताया कम्युनिकेटिव एक्शन। अब रैशनल पर्पजिव एक्शन का क्या मतलब, देखो एक तरह से ये तार्किक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये वो क्रियाएं जो तर्क पे आधारित है, और ये एक होती है नॉर्मल, वैसी एक क्रियाएं जो कोई भी काम, कोई भी एक्शन करते हैं हम समाज में, एक दूसरे से बात करना, किसी भी सिली टाइप की बात भी कर लेते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेटिव एक्शन है। ठीक है, अब इनकी बुक्स देख लेते एक बार, क्या क्या बुक्स इन्होंने लिखी। द स्ट्रक्चरल, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और डायरेक्ट इनको याद कर लेना। इनके ईयर थोड़ा देख लेना। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट बुक इनके लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973 की। ठीक है, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी 1988, ये भी इंपॉर्टेंट। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। 1981 में इन्होंने लिखी थी। टुवार्ड्स रेशनल सोसाइटी 1970 की। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968। थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस 1963। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर, ये भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। और आज की क्लास में हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, ठीक है, हमने देख लिया सब। जोगन हरमास के बारे में देखा हमने। इन्होंने जो पूंजीवाद से संबंधित जो ज्ञान की भूमिका की खोज की थी, उसके बारे में बताया हमने। ठीक है, सिस्टम, लाइफ वर्ड, स्ट्रेटजिक और कम्युनिकेटिव एक्शन देख ली हमने। उसके अलावा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो 4 तरह के जो क्राइसिस हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, रेशनल क्राइसिस और मोटिवेशनल क्राइसिस, 4 तरह के क्राइसिस ये थे। मॉडर्न सोसाइटी को ये हीगल से शुरुआत मानते हैं, और मॉडर्न सोसाइटी को उन्होंने आहत समाज कहा है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के आलोचक रहे हैं। ठीक है, पूंजीवाद के समर्थक हैं, और इन पर वेबर का प्रभाव रहा है, फ्राइड का प्रभाव रहा है, नोम चोम्स्की का प्रभाव रहा है। और ठीक है, बाद में इनकी बुक्स हमने देखी। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया थिंकर लेकर आएंगे, कोई नई एडवांस थ्योरी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।